Hello friends, myself Gurdeep and welcome to Advanced Agriculture classes. In today's lecture, we will discuss about NABARD. What is NABARD? What are the functions of NABARD? And what are the different schemes under the NABARD which are being uh, operated by NABARD? So let us start today's lecture. आज हम नाबार्ड के बारे में देखते हैं। चलिए, तो सबसे पहले नाबार्ड क्या है, उसकी फुल फॉर्म क्या है, एक शॉर्ट फॉर्म बनाई गई है, तो वो देख लेते हैं कि नाबार्ड की फुल फॉर्म क्या है। तो नाबार्ड मीन्स नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। मीन्स कि ऐसा बैंक है जो कि रूरल डेवलपमेंट के लिए बनाया गया है, मेनली रूरल और एग्रीकल्चर दोनों के डेवलपमेंट के लिए इसको बनाया गया है। इसका मेन पर्पज इसी का था। तो ये कब स्टैब्लिश हुआ? ये हुआ 12 जुलाई 1982, मीन्स 12 जुलाई 1982 को स्टैब्लिश किया गया एंड डेडिकेटेड टू द सर्विस ऑफ नेशन बाय लेट पीएम श्रीमती इंदिरा गांधी ऑन 5 नवंबर 1982। मीन्स कि ये जो डेडिकेट किया गया, ये नेशन की सर्विस में, नेशन के लिए, भारत के लिए, हमारे देश के लिए लेट हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री जो श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने इसको 5 नवंबर 1982 को इसको डिक्लेयर किया था। एंड इसका इनिशियल कैपिटल जो था, जब ये इनिशिएट की गई थी, इसका इनिशियल कैपिटल कुल 100 करोड़ रुपए था, 100 करोड़ था। और आज 2016 31 मार्च 2016 तक इसका 5000 करोड़ इसका कैपिटल हो गया है। मीन्स कि कितना इसने इंक्रीमेंट किया है। तो ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और आरबीआई दोनों का जो शेयर से चलाया गया था, जिसमें दोनों का शेयर 99.6% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है और 0.4% जो आरबीआई का शेयर है। मीन्स कि इस 5000 करोड़ में 4980 करोड़ जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इन्वेस्ट किया था और बचा हुआ 20 करोड़ आरबीआई ने इन्वेस्ट किया था, जो कि बहुत ही छोटा अमाउंट है आरबीआई जो इसको पे कर रही है। तो इसका मिशन, मेन मिशन क्या है, मेन मोटो क्या था नाबार्ड का, ये क्यों स्टेब्लिश किया गया? टू प्रमोट द सस्टेनेबल एंड इक्विटेबल एग्रीकल्चर एंड रूरल प्रोस्पेरिटी थ्रू द इफेक्टिव क्रेडिट सपोर्ट, रिलेटेड सर्विसेज, इंस्टीट्यूशंस डेवलपमेंट एंड अदर इनोवेटिव इनिशिएटिव्स। मीन्स कि ये एग्रीकल्चर को, रूरल एरियाज को डेवलप करने के लिए इसको स्टैब्लिश किया गया था। कैसे स्टैब्लिश करेगा? इफेक्टिव क्रेडिट, मीन्स कि लोगों को जो क्रेडिट है, जो उनको मनी की जरूरत है, उनको मनी दी जाए। उनके छोटे जो एग्री बेस्ड बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, इंडस्ट्री स्टार्ट करना चाहते हैं, उनको मनी सपोर्ट दिया जाए। उनको और भी जो रिलेटिव सर्विसेज है, जैसे कि उसको ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम है, या जितनी भी एग्रीकल्चर बेस से जितने छोटे जो भी इंडस्ट्री हो सकती हैं, बिजनेस हो सकते हैं, उससे रिलेटेड जितनी भी उनको प्रॉब्लम आ सकती है, उनका सोल्यूशन देने के लिए इन्होंने ये नाबार्ड का संगठन किया था। डिफरेंट तरह के इंस्टीट्यूशंस को डेवलप किया जाए, जो कि जैसे एक्सटेंशंस वगैरह है, या जितने भी एग्रीकल्चर के लिए इंस्टीट्यूशंस हैं, रूरल डेवलपमेंट के लिए इंस्टीट्यूशन है, उनका डेवलपमेंट किया जाए, उनको बढ़ाया जाए और कुछ इनोवेटिव इनिशिएटिव लिए जाए। मीन्स कि कुछ नया इनिशिएटिव लेके उनको कैसे भी करके रूरल डेवलपमेंट किया जाए, इनके सारे मिशंस इसका मेन मोटो था। तो अब देखते हैं फंक्शंस क्या है नाबार्ड के। तो फंक्शंस ऑफ नाबार्ड्स आर लोन्स फॉर द फूड पार्क्स एंड फूड प्रोसेसिंग यूनिट। तो जो डिफरेंट फूड रिलेटेड जो पार्क्स हैं या फूड रिलेटेड प्रोसेसिंग यूनिट्स है, तो उन सब का को लोन दिया जाए ताकि वो अपनी इंडस्ट्री को स्टैब्लिश कर सके, उनका डेवलपमेंट कर सके। उसके लिए लोन प्रोवाइड किया जाता है। और ये 2014 में इसका जो 2000 करोड़ इसका क्रेडिट रखा गया था कि जो टोटल फूड इंडस्ट्रीज है उनको 2000 करोड़ रुपए का लोन हम प्रोवाइड करेंगे। लोन्स टू द वेयर हाउस, कोल्ड स्टोरेज एंड कोल्ड चेन्स इंफ्रास्ट्रक्चर। जो कोल्ड स्टोरेज वगैरह है, वेयर हाउसेस बनाते हैं, जैसे एफसीआई का जो कोल्ड स्टोरेज वेयर हाउसेस है, इस तरह से जो लोकली रूरल एरियाज में कोल्ड स्टोरेज बनाए जाएँ, वेयर हाउसेस बनाए जाएँ, क्योंकि हर कोई एफसीआई तक शायद ना पहुंच पाए अपनी लोकेलिटी में, वो रूरल एरियाज में उनको डेवलप किया जाए, कुछ कोल्ड चेन्स बनाए जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाए। तो इस तरह के जो रूरल एरियाज में बनाए जाने चाहिए, उनके लिए जो 2014-15 में 5000 करोड़ को वैलिड किया गया था कि 5000 करोड़ हम इसको दिया जाएगा इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, वेयर हाउसेस वगैरह के लिए। तो क्रेडिट फैसिलिटीज टू द मार्केटिंग फेडरेशंस, जो मार्केटिंग फेडरेशंस है उनके लिए क्रेडिट जो है, उनको मनी सप्लाई की जाए, उनको जो भी लोन्स वगैरह चाहिए उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को या मार्केटिंग फैसिलिटीज को बढ़ाने के लिए, उनको डेवलपमेंट के लिए उनको पैसा दिया जाना चाहिए। रूरल डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स, तो जो रूरल डेवलपमेंट है, किसी उसके रूरल डेवलपमेंट किया जाए, उसके लिए 2016-17 में जो फंड था
25,000 करोड़ जो नॉमिनेट किया गया कि 25,000 करोड़ रुपया दिया जाएगा, जो सिर्फ, और जिसमें से टोटल जो उसका डेवलपमेंट के लिए था वो 2,67,500 करोड़ रुपए था, जिसमें से 25,000 करोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए था। और इस 2,67,500 करोड़ में से 18,500 करोड़ भारत निर्माण एक स्कीम थी, इसके तहत जो नॉमिनेट किया गया था। तो उसके बाद है डायरेक्ट रिफाइनेंस और लोन टू द कोऑपरेटिव बैंक। जो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, जो छोटी बैंक्स होते हैं लोकेलिटी में, रूरल बैंक्स हैं, उनको जो डायरेक्ट लोन दिया जाए। फाइनेंसिंग एंड सपोर्टिंग प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस, जितने भी प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको फाइनेंसिंग दी जाए, उनको सपोर्ट दिया जाए ताकि वो डेवलप हो सके, रूरल एरियाज में उनका ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दिया जा सके। तो जो स्कीम्स हम हैं नाबार्ड के द्वारा या नाबार्ड किसी के साथ कोलाब्रेशन के साथ चलाई है, उसके बारे में हम देखते हैं। तो गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम्स, तो कौन कौन सी गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम्स है? सबसे पहली स्कीम है डेयरी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट स्कीम। तो डेयरी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट जो स्कीम थी वो किसके द्वारा चलेगी? डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी एंड फिशरीज के अंडर में चलाई गई। डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी एंड फिशरीज, ये किसने चलाई? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया इसको एक पायलट स्कीम के अंडर में। ये कब लॉन्च की गई? 2005-6 में इसको लॉन्च किया गया था, और इसको 1 सितंबर 2010 में इसको रिवाइज किया गया, जो कि 5 और 6 में इसको चलाया गया था। तो ये क्या थी, कौन सी स्कीम थी जो पायलट स्कीम थी? वेंचर कैपिटल स्कीम फॉर डेयरी एंड पोल्ट्री। इस स्कीम के अंडर में ये चलाया गया था, जो डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी एंड फिशरी ने इसको चलाया था। ये इसका मेन मोटो क्या था? टू प्रमोट द मॉडर्न डेयरी फार्म फॉर द क्लीन मिल्क प्रोडक्शन। जो भी डेयरी फार्म्स हैं लोकेलिटी में, रूरल एरियाज में, उसको प्रमोट किया जाए। उसको कैसे प्रमोट किया? इसमें मॉडर्न डेयरी फार्म्स जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उनको डेवलपमेंट किया जाए, उनको बना के दिया जाए ताकि वो क्लीन मिल्क प्रोड्यूस कर सकें। नेक्स्ट क्या एम था इसका? टू एनकरेज द हीफर काफ रियरिंग। तो जितने भी हीफर काफ होते हैं उनको रियर किया जाए, उनको बढ़ावा दिया जाए, उनको ज़्यादा से ज़्यादा रखा जा सके। ऐसा नहीं कि उनको रखना बंद कर दिया है। मेल है या फीमेल है, सिर्फ इंटरेस्ट के आधार पे कि हमको अगर फीमेल्स हैं तो हमको मिल्क दे सकती हैं, मेल हैं वो ज़्यादा ड्राफ्ट पर्पज के लिए नहीं है या हमको ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा, तो एनकरेज किया जा सके कि जब मेल है या फीमेल्स है उनको रखा जा सके, उनको बढ़ावा दिया जाए। टू अपग्रेड द क्वालिटी एंड ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी टू हैंडल द मिल्क ऑन द कॉमर्शियल स्केल। तो जितने भी जो ट्रेडिशनल स्केल पे, ट्रेडिशनल आधार के जितने भी मेथड्स थे जो क्वालिटी कंट्रोल के लिए थे या जो हैंडलिंग थी मिल्क की, सपोज यहाँ से पैदल लिया जाता था, उसके लिए अच्छे इक्विपमेंट नहीं थे, तो इन सबको इम्प्रूव किया जा सके जिससे कि मिल्क क्वालिटी को एनहेंस हो, क्लीन मिल्क प्रोड्यूस हो, जो आगे प्रोड्यूस होने के बाद क्लीन मिल्क जो सेंटर्स तक पहुँचे और जो सेंटर से डिस्ट्रीब्यूशन तक पहुँचे और फिर लोगों में जब डिस्ट्रीब्यूट हो वो भी क्लीन मिल्क ही आगे पहुँचे। टू जनरेट द सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, तो जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट था उनको उसको जनरेट करने के लिए इसको बढ़ावा दिया गया ताकि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को इंक्रीज किया जा सके। जो नेक्स्ट स्कीम थी तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी स्कीम, तो ये किस लिए चलाई गई थी? फॉर द कॉमर्शियल प्रोडक्शन यूनिट्स फॉर ऑर्गेनिक बायोलॉजिकल इनपुट्स। तो ये बायोलॉजिकल और ऑर्गेनिक इनपुट्स के लिए चलाया गया था, उसको प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए। इम्प्लीमेंटेड इन 2004 एंड 5, तो 2004-5 में इसको इम्प्लीमेंट किया गया। इम्प्लीमेंट बाय द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कॉर्पोरेशन थ्रू NCOF। तो NCOF के द्वारा चलाया गया इसको, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कॉर्पोरेशन के अंडर में आता है। तो इसका फुल फॉर्म क्या है? नेशनल सेंटर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग इन कोलैबोरेशन विद द नाबार्ड। तो नाबार्ड के साथ कोलैबोरेशन करके इसने नेशनल सेंटर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग ने इसको चलाया था। उसके एम क्या क्या थे? टू प्रमोट द ऑर्गेनिक फार्मिंग इन द कंट्री। ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए इसको चलाया गया था स्कीम को। टू इंक्रीज द एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए चलाया गया था। टू रिड्यूस द डिपेंडेंसी ऑन द केमिकल फर्टिलाइजर, जितने भी केमिकल्स यूज होते हैं, फर्टिलाइजर्स यूज होते हैं या पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड वगैरह यूज होते हैं, इनका यूज कम करने के लिए हम कम से कम यूज करें, हार्मफुल ना हो इन्वायरमेंट के लिए भी, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनिक फार्मिंग करें, इसके लिए इसको चलाया गया था। टू कन्वर्ट द ऑर्गेनिक वेस्ट इन द प्लांट न्यूट्रिएंट्स, तो जितने भी ऑर्गेनिक वेस्ट हैं जो कि हम वेस्ट एज ए वेस्ट फेंक देते हैं, उनको यूज नहीं करते, उनको हम चेंज कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं प्लांट्स के न्यूट्रिएंट्स के फॉर्म में, जो उनको अगर अप्लाई किए जाए उनके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। उनको जो भी एग्रीकल्चर वेस्ट हो या ऑर्गेनिक वेस्ट हो उनको फेंका ना जाए, उनको वेस्ट नहीं किया जाए, उनको यूजफुल तरीके से यूज किया जाए, जो प्लांट एज ए प्लांट न्यूट्रिएंट एक्ट कर सकते हैं।
नेक्स्ट स्कीम थी रूरल गोडाउन्स। रूरल गोडाउन्स मीन्स जो गांव में गोडाउन्स थे, जो स्टोर वगैरह थे, उनको बनाया गया। तो इसके लिए कौन सी स्कीम थी? ग्रामीण भंडारण योजना, जो 2001-2 में चलाई गई थी, ग्रामीण भंडारण योजना। क्रिएटिंग द साइंटिफिक स्टोरेज फैसिलिटी इन द रूरल एरियाज। तो जो रूरल एरियाज थे उनमें साइंटिफिक स्टोरेज फैसिलिटी को बढ़ाने के लिए, उसको स्टैब्लिश करने के लिए स्कीम चलाई गई थी। प्रमोशन ऑफ ग्रेडिंग, स्टैंडर्डाइजेशन एंड क्वालिटी कंट्रोल। ये ग्रेडिंग मीन्स की जो डिफरेंट तरह के, सपोज कोई कमोडिटी है, उसको ग्रेडिंग मीन्स उसकी क्वालिटी के आधार पे उसको डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर देना। कि सपोज हमारे पास कोई कमोडिटी है, उसकी डिफरेंट कैटेगरीज हो सकती हैं, डिफरेंट उसके क्वालिटी के आधार पे उसको सेपरेट किया जा सकता है। तो क्वालिटी के आधार पे उसको सेपरेट करना कि ग्रेडिंग होता है। तो ग्रेडिंग करने का उसको स्टैंडर्डाइज किया जाए, उनकी क्वालिटी कंट्रोल की जाए। मीन्स कि अगर हायर क्वालिटी के 1 नंबर में, 2 के उससे लोअर में, 3 के उससे लोअर में, इस तरह से उसको डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड करके क्वालिटी कंट्रोल किया जा सके। देन स्ट्रेंथनिंग ऑफ द एग्रीकल्चर मार्केटिंग। तो एग्रीकल्चर मार्केटिंग को स्ट्रेंथन करने के लिए किया जाए, ताकि अगर हमारे पास कोई कमोडिटी है तो हम उसको, अगर हमारे पास ज़रूरत से ज़्यादा है तो हम उसको स्टोर करके रखें, और जब मार्केट में वो चीज़ की कमी आए तो हम उसको आगे यूज कर सके, उनको फिर से सर्कुलेट कर सके मार्केट में। इस तरह से मार्केट को स्ट्रेंथन करने के लिए भी इसका गोडाउन्स का जो ये स्कीम थी चलाई गई। नेक्स्ट स्कीम है एग्रीकल्चर एंड मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रेडिंग एंड स्टैंडर्डाइजेशन। ये एक स्कीम थी जो कि एग्रीकल्चर मार्केटिंग के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए, उनको इम्प्रूव करने के लिए, ग्रेडिंग को इम्प्रूव करने के लिए एंड एक स्टैंडर्डाइजेशन के लिए चलाई गई थी। तो इसका मेन मोटो क्या था, एम क्या था? टू प्रोवाइड एडिशनल एग्रीकल्चर मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। एग्रीकल्चर मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए, टू स्ट्रेंथन द एग्जिस्टिंग एग्रीकल्चर मार्केट, जो पहले से एग्जिस्टिंग था उसको इम्प्रूव करने के लिए, टू टू क्रिएट जनरल अवेयरनेस एंड प्रोवाइड एजुकेशन ऑन द एग्रीकल्चर मार्केटिंग। तो जो जनरल अवेयरनेस क्रिएट की जाए लोगों में, उनको बताया जाए मार्केटिंग के बारे में, उनको डिफरेंट मार्केट के जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, जो मार्केट की जो नई पॉलिसीज़ हैं, उनके बारे में उनको अवेयर किया जाए, ताकि उनको कोई भी नुकसान नहीं हो, उनको मार्केटिंग के बारे में एजुकेट किया जाए। प्रमोशन ऑफ द डायरेक्ट इंटीग्रेशन ऑफ द प्रोसेसिंग यूनिट विद प्रोड्यूसर। तो जितनी भी प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं उनको डायरेक्ट उनसे इंटीग्रेट किया जाए, उनसे उनको मिलाया जाए, ताकि जो प्रोड्यूसर्स हैं उनका डायरेक्ट प्रोसेसिंग यूनिट से ही कांटेक्ट हो, ताकि वो उनका कहीं और नुकसान नहीं हो। डायरेक्ट प्रोड्यूसर चाहे तो प्रोसेसिंग यूनिट से ही कांटेक्ट करे और अपना जो प्रोड्यूस है उनसे डायरेक्ट बाइंग एंड सेलिंग कर सके, जिससे उनको प्रॉफिट ज़्यादा मिले। नेक्स्ट क्या था? एग्री क्लिनिक एग्री बिजनेस सेंटर स्कीम। तो ये एग्री क्लिनिक एंड एग्री बिजनेस सेंटर स्कीम थी, जिसमें कि जो कि कंटिन्यू 2011 में इसको चलाया गया था, और इसको कंटिन्यू किया गया है अभी 2016-17 में भी कंटिन्यू किया गया। इसके तहत में कई सारी जो स्कीम्स हैं, जैसे सॉयल हेल्थ होगी, प्लांट प्रोटेक्शन, क्रॉप इंश्योरेंस, पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी, प्राइस ऑफ वेरियस क्रॉप्स इन मार्केटिंग, इन सब के बारे में जो उनको बताया जाता है, इनकी सेंटर्स हैं, इनको लोगों को अवेयर किया जाता है इनके बारे में। नेक्स्ट है सोलर स्कीम्स। तो सोलर स्कीम्स चलाई गई कुछ जो सोलर बेस्ड हैं, जिससे कि बिजली की, डीजल की खपत को बचाया जा सके, इसलिए कुछ सोलर स्कीम्स चलाई गई। इसके तहत में 2-3 स्कीम्स थी, इसलिए देखते हैं उनको भी कौन कौन सी थी। MNRE, जो MNRE की क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जीज। तो ये एक मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। सो इसके अंडर में क्या था? कैपिटल सब्सिडी स्कीम फॉर द प्रमोटिंग सोलर फोटोवोल्टाइक वाटर पंपिंग सिस्टम्स फॉर इरिगेशन एंड अदर पर्पसेस। तो इसके तहत जो सब्सिडी दी गई, जो कि सोलर सेट्स थे, जो कि वाटर पंपिंग सेट है, सोलर के आधार पे जो बिजली पे ना चले, या फिर लाइट मीन्स इलेक्ट्रिसिटी से ना ऑपरेट हो, या डीजल से ऑपरेट ना हो, ये सिर्फ सोलर से ऑपरेट हो। तो इसको कब लॉन्च किया गया? ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको 3 नवंबर 2014 में इसको लॉन्च किया था। और इसका क्या प्रमोशन एम था? इसका एम था कि हर साल एवरी ईयर 30,000 पंप्स को बेचा जाए, या फिर मार्केट में या फार्मर्स तक पहुंचाया जाए, 30,000 पंप्स पर ईयर। तो इसका क्या एम था? रिप्लेस डीजल पंप सेट विद द सोलर सेट। जितने भी डीजल सेट्स हैं उनको रिप्लेस किया जाए सोलर सेट के साथ। जितने भी इलेक्ट्रिफाइड या इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाले पंप सेट्स हैं उनको भी रिप्लेस किया जाए सोलर सेट से। देन रिड्यूस द डिपेंडेंसी ऑन द ग्रिड पावर। मीन्स की जो ग्रिड पावर है, जो इलेक्ट्रिसिटी हमारे घरों तक पहुंचती है, उस पर जो डिपेंडेंसी है उसको कम किया जा सके। टोटली फुली डिपेंडेंट नहीं हो कि इलेक्ट्रिसिटी आए तो ही हमारे इरिगेशन हो, तो इसकी डिपेंडेंसी को कंट्रोल करने के लिए किया गया था।
नेक्स्ट कौन सी MNRE के तहत कौन सी थी, लाइटिंग स्कीम 2016। तो लाइटिंग स्कीम में क्या था कि कैपिटल सब्सिडी फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ सोलर फोटोवोल्टाइक लाइटनिंग सिस्टम। तो लाइटनिंग सिस्टम था, उसके तहत इसको चलाया गया था कि जिससे कि ये तो सोलर पंप्स के लिए था, वाटर पंप्स के लिए था, ये था लाइटनिंग के लिए, होम अप्लायंसेस हो या फिर रोड्स हो, तो इस तरह की जो लाइट्स थी वो फुल्ली सोलर की जाए। तो इसका के लिए क्या था, लोन सैंक्शन फ्रॉम द 29 फरवरी 2016 टू 31 मार्च ऑफ 2017। तो ये 29 फरवरी से लेके 2017 31 मार्च 2017 तक इसका टाइम था। यह अभी भी चल रहा है, एक मंथ बचा हुआ है कि हम जो भी रजिस्टर करना चाहें इसमें लोन सैंक्शन हो सकता है। 6 LED मॉडल्स बेस्ड ऑन द लाइटिंग सिस्टम। ये 6 मॉडल थे जो कि लाइटिंग के आधार पे थे, और 6 LED मॉडल्स फॉर द सोलर होम सिस्टम, ये होम सिस्टम्स के लिए थे। नेक्स्ट इसकी स्कीम है नेशनल लाइव स्टॉक मिशन। नेशनल लाइव स्टॉक मिशन में क्या था, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के द्वारा चलाई गई थी। इसको 2014-15 में लॉन्च किया गया था, और इसके नाबार्ड ने इसको सब्सिडी दी थी। किस चीज़ पे सब्सिडी दी थी, पोल्ट्री वल्चर कैपिटल फंड के लिए, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल रूमिनेंट एंड रैबिट्स, पिग डेवलपमेंट के लिए, एंड सैल्वेजिंग एंड रियरिंग ऑफ मेल बफेलो काव्स। तो इन सब के लिए इसके नेशनल लाइव स्टॉक मिशन चलाया गया था। इसमें 4-5 स्कीम अंडर में थी, 2014-15 में चलाया गया था। सो फ्रेंड्स, ये तो था आज का लेक्चर जिसमें हमने डिस्कस किया नाबार्ड के बारे में, नाबार्ड के डिफरेंट फंक्शंस के बारे में, और कुछ स्कीम्स के बारे में जो नाबार्ड के द्वारा चलाई गई हैं, या फिर नाबार्ड ने किसी दूसरी मिनिस्ट्री के साथ में मिलके कोलैबोरेट किया है और इस स्कीम को इम्प्लीमेंट किया है। और भी इसके बाद कुछ स्कीम्स बच जाती हैं जिसके बारे में हम शायद बाद में डिस्कस करें, टाइम ने परमिट किया तो हम एक और वीडियो बनाएंगे इस पर। आई होप कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, आपने सब बातें समझी होंगी। सो फ्रेंड्स, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में भी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।